हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आज हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। इससे पहले हमने आपको जीओसी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे दिया है, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, उनके एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज करते क्या है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जरा समझिए क्या है। जैसे हम लोग सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से आगे रिएक्शन बढ़ती है, इंटरमीडिएट में जाती है। ठीक है। रिएक्शन से आगे जब आगे रिएक्शन होता है, कोई आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जरा समझिएगा। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब रिएक्शन पहले रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन करता है। इससे पहले मैंने बता दिया कि कैसे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, उसके बारे में बताया ना। उसको मैंने डिटेल नहीं किया है, बस उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है। क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे बढ़ता है और फिर उसके लास्ट में जाकर क्या होता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब आपका रिएक्शन, जरा समझिएगा, जब आपका जो रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, जब आपका रिएक्शन जो बेटा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, रिएक्टेंट जो होता है, जो रिएक्टेंट होता है इसका जो बॉन्ड होता है, समझिएगा, जो रिएक्टेंट होता है इसका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है ना। हमेशा याद रखना, हमेशा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड बनते हैं। हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और रिएक्टेंट में क्या होता है आपस में, तो कह सकते हो रिएक्शन आगे बढ़ती है, नए बॉन्ड जो होते हैं बनते हैं, पुराने बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। और ये बॉन्ड ब्रेकिंग बेटा दो प्रकार से हो सकता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग आपका कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। और ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है किसका होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाता है, कोवैलेंट बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से हम लोग साफ साफ ये कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। क्या, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। चलिए देखते हैं आगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक तो आपका ब्रेक होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक्स, और एक होता है आपका हेट्रो हेट्रोलिटिक। ठीक, एक ब्रेक होता है आपका होमोलिटिक और एक होता है आपका हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, कितनी बात क्लियर है ना। एक आपका ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिक होगा और एक आपका हो जाएगा क्या, हेट्रोलिटिक होगा। तो जब आपका बॉन्ड जो होता है होमोलिटिक ब्रेक होता है, होमोलिटिक मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बी कोई कंपाउंड है, कोई सबस्ट्रेट है, ठीक, ये रिएक्शन करके आगे बढ़ता है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुआ था कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, वो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो गया और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। इस स्पीसीज को जो यहाँ पे बनी हुई है ये वाला, इस स्पीसीज को कहते हैं बेटा रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो जब कभी भी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पे क्या बनता है, रेडिकल बनता है। क्या बनता है, रेडिकल बनता है। तो समझिएगा, ये वाला जो आपके पास एरो है, ये एरो इसको कहते हैं सिंगल हेडेड एरो। क्या कहते हैं, सिंगल हेडेड एरो। यहाँ पे जो एरो आपको दिख रहा है वाला, ये वाला ऐसे बनाया जाता है, इसको सिंगल हेडेड एरो होता है। ये क्या बताता है, ये होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग को बताता है। जहां पर कहीं पर ये एरो बना हुआ है, अभी हम आपको कई प्रकार के एरो के बारे में बताते हैं कि कौन सा एरो केमिस्ट्री में कहाँ यूज किया जाता है। बहुत से कम से कम 4-5 एरो आपको बता देंगे, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा अभी। ठीक है ना, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि ये एरो का काम कहाँ है, ये एरो का काम कहाँ पे है, इसलिए इसको थोड़ा सा भी आगे देखते हैं। ठीक, तो इसको क्या होता है, ये वाला आपका जो सिंगल हेडेड एरो होता है, क्या आप लिख लीजिएगा, सिंगल हेडेड एरो होता है। और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए इस प्रकार के एरो का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आगे बढ़ी है, इस रिएक्शन को कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना। जब होमोलिटिक होता है तो क्या बनता है, रेडिकल बनता है। ठीक,
इसी का एक पार्ट होगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। क्या? फ्री रेडिकल। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन भी तो होंगी, ये समझिएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन होगी तब जाके फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेक होगा। चलो उन कंडीशन को देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। चलिए करते क्या है कि जब आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो स्पीशीज बनती है उसका थोड़ा सा करेक्टर समझ लेते हैं कि उसका करेक्टर कैसे होता है। जो आपके पास रेडिकल बनता है उस रेडिकल का करेक्टर कैसे होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। समझिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, तो आपके पास होमो 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 होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेक होता है। जब होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेक होता है, दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा लिख दे क्या। होमोलिसिस बॉन्ड जब ब्रेक होता है, होमोलिसिस बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एक स्पीशीज बनती है जिसका नाम होता है क्या? रेडिकल। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, मूलक का निर्माण होता है। जब कभी भी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे क्या बनता है? मूलक बनता है। क्या बनता है? मूलक बनता है। जैसे मान लो आपके पास आर कामा जेड, आर कामा जेड गिव्स आउट, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, और यहाँ पे आपके पास बना आर, और यहाँ पे आपके पास बना जेड। ठीक, यहाँ पे आपके पास बना आर कामा जेड, ठीक, प्लस जेड। यही आपका क्या कहलाता है? मूलक कहलाता है। मूलक कहलाता है, या जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? रेडिकल कहते हो। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी स्टडी कर लेते हैं कि जो मूलक बनता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, जो रेडिकल बनता है उस रेडिकल का बिहेवियर कैसे होता है। अच्छा, मैंने अभी बताया ये कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है कंडीशन, की किस कंडीशन में आपके पास ये रिएक्शन होमोलिटिक ब्रेक होगी। ये एरो क्या है? होमोलिटिक का एरो है। ठीक, कंडीशन को जरा समझ लो। पहला कंडीशन आपने बताया हेल्पर, HELPR, हेल्पर कंडीशन होना चाहिए। या फिर एक चीज और कर सकते हो, अगर आपके पास जो सॉल्वेंट यहाँ पे डाले हो रिएक्शन में, अगर आपके पास सॉल्वेंट है वो क्या है? नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर आप यूज किए हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है, दिख रहा है ना अपना, क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, जो सॉल्वेंट आपने डाला इस रिएक्शन के अंदर, अगर वो रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है वो क्या है? नॉन पोलर है, तो वहां पर भी आपके पास क्या होगा? वहां पे भी आपके पास क्या हो सकता है बेटा? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। वहां पे क्या होगा आपके पास? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर ना? चलो ठीक, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया। ले लिया? ले लिया? हाँ, चलो ठीक। चलो अब बात करते हैं मूलक की। अच्छा, जरा मूलक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है CH3, ठीक, ऐसा कुछ कोई तगड़ा स्पीशीज है CH3 टाइप का, CH3, तो यहाँ पे मान लो लगा दिया जेड, इस आर के स्थान पे CH3 कर दिया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया ऐसे, इसको ऐसे, ये रिएक्शन आगे बढ़ी, यहाँ से मान लो जेड निकल गया, आपके पास यहाँ पे क्या बचा? CH3 बचा। अब इसका जरा स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर जरा समझे आप, ऐसे बनाओ, एक प्लेन में बनाते हैं, ये बना दिया, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, एक एच यहाँ लगा दिया, एक एच यहाँ लगा दिया और एक एच यहाँ लगा दिया। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से मैच कर दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बन गया ऐसे, 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 और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है? यहाँ बना, ठीक, इसको जो दिख रहा है आपके पास, अब जरा समझा। पहली बात जान लेना इसके बारे में, जो रेडिकल होता है प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, क्या प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और समझिएगा इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए, जरा ऑक्टेट माने कितना हो इसका ऑक्टेट, दिख रहा है क्या कलर? दिख रहा है अच्छे से? तो दिक्कत नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पे दो इसके, दो इसके, दो इसके, दो, चार, छह, सात, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट भी इसका इनकम्प्लीट है। दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जरा समझ लो,
दो यहाँ समझ लो और दो यहाँ पे समझ लो। तो इसका ऑक्टेट भी तो इनकम्प्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा ना, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव इन नेचर मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव करने के रिएक्टिविटी तो ज्यादा होगी ही, रिएक्टिव तो होगा ही, साथ में चीज और, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अनस्टेबल भी तो है, अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है कि नहीं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की जैसा काम करेगा, है कि नहीं। क्या होगा, वर्क एज ये, क्या वर्क एज ये इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एक प्रकार के आपके अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, ठीक। हेल्पर की वजह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, या फिर आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए, तो वहां पे आपके पास रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। उसमें क्या बनेगा, मूलक बनेगा, रेडिकल बनेगा। जो रेडिकल होगा उस रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसे होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। कैसे इसकी संरचना होती है, प्लेनर संरचना होती है बेटा, इसको कहते हो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर ना, एक ट्राइगोनल जैसे देखो, ट्राइगोनल तो बना हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर संरचना होती है। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है, रिएक्टिव होता है नेचर में इसका, इसका क्या कह सकते हो, नेचर में इसका कैसे, इसका नेचर कैसे होता है, रिएक्टिव नेचर का होता है ये, और अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। साथ में ये वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जैसे ये आपका वर्क करता है। ये हो गया आपके पास कब, जब आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा बेटा, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो वहां पे इतनी चीजें बनती हैं, ठीक ना। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो ठीक, अब करते हैं क्या है, हम आपको बताते हैं कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। अच्छा एक बात और, सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंबल का याद रखना, सिंबल कब होगा, कब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, कब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका सिंबल आपको याद रखना है। जब सिंगल हेडेड एरो बनेगा, जैसे यहाँ पे पीछे बना है, देखो ये वाला एरो, ये वाला आपके पास जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आपके पास, ये वाला आपके पास एरो, ये कहलाता है सिंगल हेडेड एरो। क्या कहलाता है, सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में मैंने बनाया था, इससे पहले जो वीडियो बनी थी, मैंने उसमें बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड को, कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार की बॉन्डिंग उनके अंदर पाई जाती है, उस प्रकार को मैंने उसको क्लासिफाई किया। लेकिन के अकॉर्डिंग मैं बताया था कि सिग्मा, पाई और डेल्टा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये पोलर नॉन पोलर होता है, इतनी बात मैंने बता दी थी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड वहां पे है, तो वहां पर मैक्सिमम चांसेस है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने का। और अगर आपके पास नॉन पोलर है कोवलेंट कंपाउंड, तो वहां पे मैक्सिमम चांस है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने का, या फिर आपके पास क्या हो जाए, हेल्पर हो जाए, या फिर आपके पास क्या हो जाए, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाए, वहां पे भी आपके पास होमोलिटिक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ आई। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो रेडिकल बनेगा, जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, रिएक्टिव होगा इन नेचर में, अनस्टेबल होगा, वर्क एज द इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग एजेंट जैसे काम करेगा। इतनी बात हो गई, ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी संरचना होगी, ठीक ना। चलो बात करते हैं कि जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे क्या क्या जो बनता है, और उसके साथ में उन जो स्पेसीज बनते हैं उनका नेचर कैसे। तो चलिए करते क्या है कि देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास, जरा समझिएगा, कहीं पर आपके पास कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, जरा समझिएगा, ठीक ना। और उस कोवैलेंट बॉन्डेड, तो आप सीधे सीधे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं साफ साफ कह दो कि आप किसकी बात कर रहे हो भैया, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो। और ये मान लो कि आपके पास कोई सबस्ट्रेट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वही तो सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक, सबस्ट्रेट है। इसके अंदर मुझे कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, इसके अंदर मुझे क्या कराना है, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग करवाना है, इसके अंदर मुझे बॉन्ड ब्रेकिंग करवाना है, बॉन्ड को तोड़ना है, और वो बॉन्ड तोड़ना है मुझे होमोलिटिक, क्या होमोलिटिक तोड़ना है। तो इसकी जरा कंडीशन समझ लो क्या होती है। कंडीशन है, ट्रिक बता रहे हैं कंडीशन की, ये ट्रिक याद कर लो, हमेशा आपको काम आएगा, ठीक।
अगर आपको होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करवाना है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करवाना है तो उसकी सबसे तगड़ी कंडीशन है। कंडीशन का नाम है बेटा HELPR, हेल्पर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है सही से? हेल्पर, ठीक है ना? हेल्पर की कंडीशन में हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है ना? अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट में अगर आपको होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो आप क्या करोगे? हेल्पर की सहायता से इसको आप तोड़ सकते हो। हेल्पर मतलब क्या? H से हो जाएगा आपका हीट हो जाएगा, और ये हीट की कंडीशन होनी चाहिए कि रिएक्शन हमेशा 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। रिएक्शन हमेशा कितनी होनी चाहिए? दिख रहा है क्या? 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए रिएक्शन। अगर 500 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन ज्यादा है तो वहां पे हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना? और ये रिएक्शन किस में होनी चाहिए बेटा? जरा समझिएगा, वेपर फेज में अगर रिएक्शन चल रही है, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां पे हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा आपके पास है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, अगर कोई रिएक्शन है इसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना? जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है वहां पर भी हमेशा क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, या फिर कह सकते हो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है। तीसरी बात है एल से हो जाएगा लाइट। लाइट मतलब HNO कहीं पे अगर लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन में, अगर लाइट प्रेजेंस है, लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो समझ जाना वहां पे हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड ही ब्रेक होगा। वहां पे क्या ब्रेक होगा बेटा? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। पी से आपका आ जाएगा परऑक्साइड। क्या आ जाएगा? परऑक्साइड। जरा समझिए इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर किसी रिएक्शन में परऑक्साइड लिखा है, परऑक्साइड है कहीं पे, अगर कहीं पे सॉल्वेंट के रूप में या अटैकिंग एजेंट के रूप में है कि नहीं, परऑक्साइड प्रेजेंट है रिएक्शन में। मान लो आपने कहा कि कोई रिएक्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि RX प्लस, ठीक है ना, RX प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ऊपर डाल दिया परऑक्साइड डाल दिया, तो वहां पे समझ जाना कि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना? मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक में इसका बहुत अच्छे से यूज है। एक रिएक्शन मैंने बना दी है एंटी मार्कोनिक के ऊपर। आप लोग हाइलोकेनिन हाइलोजन वाले प्ले लिस्ट में जाइए, 12th का जो पार्ट है, ठीक है ना? वहां पर आप मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मैंने उसका बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, बहुत से एग्जाम्पल करा दिए हैं उसके ऊपर, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। हाँ, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी अगर रिएक्शन है, कोई रिएक्शन जिसमें परऑक्साइड प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो रिएक्शन भी क्या होगा बेटा? वहां पे हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। वहां पे क्या ब्रेक होगा? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। परऑक्साइड क्या होता है सर जी? ओ सिंगल बॉन्ड, इतना, ये परऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। ओ सिंगल बॉन्ड वो, अगर यहाँ पे तुम H लगा दो, अगर आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे मान लो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जर्नल, ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिंगल बॉन्ड वो है, ऐसे यहाँ पे अगर आपने H लगा दिया तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे Na लगा दिया, ठीक नहीं, Na लगा दिया तो यहाँ पे सोडियम परऑक्साइड हो जाएगा। तो ऐसे इसका नाम होता है, ये जर्नल फॉर्म होता है परऑक्साइड का, ठीक है ना? तो अगर कोई रिएक्शन आपके पास परऑक्साइड की प्रेजेंस में आगे बढ़ रही है तो वहां पर भी आपके पास क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। इतनी बात क्लियर है ना? अच्छी चीज है, वो ट्रिक की चीज है, अच्छी चीज है, पढ़ते हैं इसको पढ़ने में। अगर उसके आगे बात की जाए R से, तो R मतलब होता है रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल। अगर किसी रिएक्शन में रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जरा समझिएगा, अगर किसी रिएक्शन में रेडिकल का क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पे हमेशा रिएक्शन होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। वहां पे भी हमेशा होमोलिटिक, भाई होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता तो रेडिकल ही तो बनता है। तो जहां पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पे मतलब इतनी सारी कंडीशन हो सकती है होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने की। अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर उसको होमोलिटिक तोड़ना है तो इस कंडीशन में टूट सकता है, ठीक ना? एक कंडीशन और साथ में लिख लेना है यहाँ पे, तो दिख रहा है ना? एक होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या हुआ सर जी? कि जब आपके पास दो नॉन मेटल हैं, मान लो ये और बी, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो नॉन मेटल हैं, एक ये है और एक बी है, दोनों दो नॉन मेटल हैं, और दोनों नॉन मेटल आपके पास वेयर ए कामा बी इज इक्वल टू क्या? नॉन मेटल। आपके पास क्या है? नॉन मेटल है। और ये की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ध्यान दीजिएगा, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ
ये इज इक्वल टू बी। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के बराबर है, अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी के बराबर है, तो उस केस में भी ध्यान दीजिएगा, इस केस में भी आपके पास बेटा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। इस केस में क्या होगा आपके पास, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। इस केस में भी आपका होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होने की इतनी सारी कंडीशन है। पहला हेल्पर की सहायता से आप किसी रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि आपका होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक ना। उसके बाद आप इतनी बात हो गई ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ले लिया ना, चलो ठीक। अब देखते हैं जरा यहाँ पे एक चीज और, हाँ यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को कि जब आपके पास ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में आगे बढ़ती है, जरा समझिएगा, अगर आपके पास रिएक्शन है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा है और वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उस रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उस रिएक्शन को कहते हैं थर्मोलिसिस। क्या, थर्मोलाइसिस या थर्मोलिसिस, या फिर इसको कहते हैं कौन नाम से आता है, थर्मोलिसिस कह देंगे इसको, दिख रहा है आप लोग यहाँ पे, थर्मोलिसिस कहते हैं, या फिर कहते हैं पायरोलिसिस। क्या, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस यहाँ पे लिख दे, क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है, क्या, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। अगर वो रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में आगे बढ़ रही है, जैसे कॉमन सेंस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आगे रिएक्शन हो रही थी, कैथोड एनोड लगा के यहाँ पे रिएक्शन करा रहे थे, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे। हीट की प्रेजेंस में इतना आगे बढ़ रही है तो उसको थर्मोलिसिस कहेंगे या फिर पायरोलिसिस कहेंगे। अगर लाइट की प्रेजेंस में आगे रिएक्शन बढ़ रही है इसको फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। अगर रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में आगे बढ़ रही है तो इसको कहते हैं बेटा फोटोलिसिस। क्या कहते हैं, फोटो, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस, इसको फोटोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये पेरोक्साइड इफेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं रेडिकल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्मेशन। इतनी बात हो गई ना। अब चलिए करते हैं क्या कि जब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो स्पीसीज बनती है, थोड़ा सा उस स्पीसीज के बारे में समझ लेते हैं कि उस स्पीसीज का कैरेक्टर कैसे होता है, फिर आगे कुछ बॉन्ड कुछ रिएक्शन करते हैं। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड देखते हैं कि हेटेरोलिटिक जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसकी ट्रिक समझ लेंगे और लेक्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधे स्टार्ट करेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, चलिए इसको करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ले लिया। करते क्या है, अब देखते हैं कैसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, यानी कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से सीधे बना आपके पास मान लो प्रोडक्ट, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आएंगी, ठीक ना, और यहाँ पे आपके पास कुछ होगी कंडीशन। क्या होगी, कंडीशन, मतलब क्या कंडीशन लिया जाए, तो यहाँ से यहाँ बनने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बॉन्ड ब्रेकिंग का अहम रोल होगा। तो एक आपके पास हो सकता है होमोलिटिक, एक हो सकता है आपके पास होमोलिटिक, जिसका आपने अभी देखा। यहाँ पे क्या बनता है, रेडिकल बनता है। क्या बनता है, रेडिकल बनता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेट्रोलिटिक। क्या पढ़ते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा एक बात और, जो होमोलिटिक में रेडिकल बनता है, क्या समझिएगा, होमोलिटिक में जो रेडिकल बनता है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब इसका जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। लिनियर स्ट्रक्चर होता है, इससे स्पष्ट होता है कि वो sp2 ही संकरण का होगा। तो जब आपके पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, यहाँ पे आपके पास बनते हैं कार्बोकैटायन बन जाते हैं, यहाँ पे आपके पास कार्बन एनायन बन जाते हैं, यहाँ पे आपके पास कार्बिन बन जाते हैं, यहाँ पे आपके पास नाइट्रीन बन जाते हैं, ठीक है ना। ये कब बनते हैं, जब आपके पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास RZ कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, RZ आपके पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई की गई, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन इसमें ऐसे दिखाएंगे बॉन्ड ब्रेक को, कंप्लीट ट्रांसफर। वहां पे क्या था, होमोलिटिक में क्या था, सिंगल हेडेड एरो था, ये कहलाता है डबल हेडेड एरो। क्या कहलाता है, डबल हेडेड एरो, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे
इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ गए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अच्छा देखो, जब कोई स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या? इलेक्ट्रोफाइल। इसको E प्लस से कहते हैं क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। Nu माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो स्पीसीज बने हैं यहाँ पे, अब यहाँ के ऊपर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, अलग अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कैसा हुआ बॉन्ड ब्रेक हुआ? जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो हुआ है आयोनिक बॉन्ड ब्रेकिंग। आयोनिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जो ये आयोनिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है सर जी, इसकी कंडीशन क्या होती है? क्या समझते हैं इसकी कंडीशन कि किस कंडीशन में हमेशा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी? किसकी कंडीशन बात करेंगे हम लोग बेटा? कंडीशन बात कर रहे हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की। कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक ना। उसकी कंडीशन क्या है तो समझो। यहाँ पे कंडीशन फटाफट इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसकी पहली कंडीशन समझ लो। पहली कंडीशन क्या है? अगर आपके पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, अगर आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, मैंने सॉल्वेंट के ऊपर ही वीडियो बना रखा है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक ना। पोलर सॉल्वेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, एक होता है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत से एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन जो आपके पास आने वाले समय में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ा जाएगा, उसी का पार्ट होता है ये, ठीक है। तो उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग चाहते हैं उसको देखना तो आप हाइलोएल्केन हाइलोएरीन के प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। वो आपको सर्च करना है कि वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, और मतलब 16वीं 17वीं वीडियो है, देख लेना उसको आप, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, या फिर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाए आपके पास, रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट हो आपके पास एसिड या बेस। अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर एसिड या बेस प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो वहां पे भी मैक्सिमम चांस है कि रिएक्शन आपका हमेशा जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। वहां पर कैसी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बेटा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। कब? जब उसके अंदर क्या आ जाए, एसिड या बेस आ जाए, ठीक है ना। ये आपके पास कह सकते हो, यहाँ पे हम लोग कोई यूज कर ले रेजेंट, अच्छा खासा रेजेंट यूज कर लें, इसके अंदर क्या यूज कर लें, रेजेंट यूज कर लें। और वो रेजेंट चाहे ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट हो जाए, फिर रिड्यूसिंग रेजेंट हो जाए, और उसका नेचर कैसा हो जाए, आयनिक नेचर का हो जाए। कैसा हो जाए? आयनिक नेचर का अगर हमारे पास कोई रिएजेंट यूज कर लिया जाए, तो वहां पे भी आपके पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होगी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। वहां पे कैसी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बेटा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अच्छा, एक साथ में कंडीशन और लेना चाहिए आपको। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर क्या था, लो टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे देखा आपने भी होमोलिटिक में क्या था, जब हेल्पर लिखते थे, हेल्पर वाली कंडीशन, तो वहाँ पे टेम्परेचर 500 से ज्यादा था, है कि नहीं? क्या था वहाँ पे टेम्परेचर? 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर था, इसलिए वहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता था। यहाँ पे रिएक्शन कैसी होती है, लो टेम्परेचर में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आगे SN1 SN2 और E1 E2 रिएक्शन में डिस्टिंग्विश पता करने के लिए इस रिएक्शन का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कि कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, कब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पे क्या बनता है, रेडिकल बनता है। अच्छा, एक बात और, अब जब यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो है, इन दोनों का कोई खास ज्यादा आगे यूज है नहीं है, मतलब यूज है, बहुत से रिएक्शन बनते हैं, जब रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट रिएक्शन करानी होती है तो ये सब बन जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग वहां पे जब पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना के लिए दो इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर में इंडक्टिव के बाद या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को समझना है, तो सबसे पहले इन दोनों को समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। इनको हम लोग समझेंगे कि कब बनते हैं, क्या होते हैं। तो कार्बोकैटायन क्या होता है समझो यहाँ पे। कार्बोकैटायन मतलब कि कार्बन के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, ठीक। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो वो कार्बन एनायन, ठीक है ना। इसको कार्बन आयन भी कहते हो। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाला कार्बन जो होता है, जरा समझिएगा, ये sp2 हाइब्रिड हो जाता है और सेम बिहेवियर दिखाता है
जैसे कि रेडिकल होता है, सारी कंडीशन रेडिकल की, फ्री रेडिकल की जो कंडीशन होती हैं सेम वही की वही कंडीशन यहाँ पे कार्बोकेटाइन के ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी पर थोड़ी सी केस में इंटर हो जाता है, इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है। कार्बोकेटाइन के अंदर भी रीअरेंजमेंट होता है और फ्री रेडिकल के अंदर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन तो मैक्सिमम केस उसी के जैसे दिखाने लगता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। क्या समझिएगा, आपके पास जो कार्बन एनायन होते हैं ये आपके पास sp3 होते हैं। क्या होते हैं, sp3 होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपने पढ़ रखा है, मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में, कार्बन में जब पढ़ा रहे थे जीओसी का फर्स्ट सेकंड पार्ट, अगर आपने नहीं देखा तो आप लगातार देखते रहिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दिए हैं, उसको आप देखिएगा जरूर, महत्वपूर्ण है बेटा वो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आर्डर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आर्डर था वो क्या था कि sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, है कि नहीं। sp3 इज कितना, ये ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन, sp होता है, फिर sp2 होता है, सबसे लास्ट में कौन होता है, sp3 होता है। मैंने इसका कंडीशन भी बता दिया था कि सर ये सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन है क्या, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, जिसके अंदर s करेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आपने ये पढ़ रखा है ना, ठीक वही चीज है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की तो कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एनायन के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कार्बोकेटाइन होता है sp2 होता है और जो कार्बन एनायन होता है ये sp3 होता है। इतनी बात आई नहीं है, चलो ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास बना है, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे कार्बन के भाई आपके पास एल्किल है, तो एल्किल कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन ही तो होंगे, यानी कि इस पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर जी, दिख रहा है CH3, अच्छे से कर दूंगा, मैंने आपसे कहा कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया गया और यहाँ पे आपके पास बन गया CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो CH3 पॉजिटिव आया वही CH3 पॉजिटिव आपका, जैसे समझिएगा ये CH3 पॉजिटिव जो आपके पास आया, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है क्या, पहले इसको क्या करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक। चलो लीजिए, चलिए करते क्या है, देखते हैं कि कार्बोकेटाइन जब बनता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा CH3, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया Cl, तो यहाँ पे लगा दिया कार्बोकेटाइन वाली सारी कंडीशन, कोई एक कंडीशन लगा दो कार्बोकेटाइन की जो कंडीशन होती है ना, थोड़ा सा पढ़ा लिखते हैं, यहाँ पे लगा दिया कार्बोकेटाइन की कंडीशन की, जो कार्बोकेटाइन की कंडीशन होती है वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। बना है क्या, यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हुआ, भैया यहाँ पे कैसा ब्रेक हुआ, हेट्रोलिटिक कंप्लीट शेयरिंग आयनिक बॉन्ड से ब्रेक होते नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम आयनिक बॉन्ड के जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो आपके पास जो स्पीसीज बनी है वो स्पीसीज कुछ ऐसी बनी, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे आपके पास क्या, Cl नेगेटिव। अब जरा समझते हैं इस स्पीसीज के बारे में, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं कि इसका नेचर कैसे है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसकी संरचना हम यहाँ बना रहे हैं, जरा समझिएगा। ये कार्बन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक, ऐसा कुछ हुआ, ठीक। यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया, सेम टू सेम सारी कंडीशन आप लिख दो फटाफट कि भैया प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जरा काम करो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 2 2 4 2 6 है कि नहीं, मतलब कह सकते हो अनस्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब स्टेबल भी नहीं होगा, तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी बहुत तगड़ी रिएक्टिविटी है, लेकिन ये क्या है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ज्यादा है। कैसे बना है, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से बना है। कितनी बात क्लियर है, ये कैसे बना है, ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से ये बना है।
अगर हम लोग मान लो ऐसे बात करते CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा कुछ करते, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया गया, यहाँ पे कंडीशन लगाया गया, यहाँ पे भी कंडीशन लगाते हैं हेट्रोलिटिक वाला, क्या हेट्रोलिटिक की कंडीशन लगा दिए। अगर यहाँ पे हम लोग HNU लिख देते, क्या लिख देते, HNU लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते, तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता। ये बहुत अच्छी चीज जो कंडीशन पीछे बताए हैं उसको रट लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया होमोलिटिक वाला, होमोलिटिक मतलब इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास क्या, CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल बनने का मतलब क्या है, क्या समझो, CH3 रेडिकल बनेगा बिल्कुल सेम, यहाँ पे बना दे रेडिकल दूसरा, ठीक ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है, यहाँ पे एक H, ठीक हो गया कि नहीं, दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास इसके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन। और जब काउंटिंग करो इसके बारे में, इसके बारे में इसका जो नेचर इसको जो लिख लो फटाफट। प्लेनर स्ट्रक्चर है, हाँ जी प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन है। कंप्लीट करो, ऑक्टेट की बात करो तो 2 2 4 2 6 1 7 इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा होगा, अनस्टेबल है मतलब क्या है, रिएक्टिविटी तगड़ी है। तो मैक्सिमम आपने देखा, पर यहाँ बना कैसे, ये होमोलिटिक बॉन्ड से ब्रेक हुआ है, और ये आपके पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड से बना हुआ है, याद रखना ये कैसे बना है, होमोलिटिक बॉन्ड से, ये बना आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से ये बना हुआ है। तो ये कैसे बना था, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से आपका ये बना हुआ था, वो बना हुआ था होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, बना था आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। इतनी बात क्लियर है ना आपके पास, चलो ठीक है। कैरेक्टर देखो, अगर हम लोग दोनों में बात करें कि दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो दोनों की रिएक्टिविटी लगभग अप्रॉक्स सेम ही होती है। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से इसको निकाल सकते हैं। इसका इतना क्लियर है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलो ठीक है। अब करते क्या है समझिएगा, इससे मैंने आपसे बताया, मैंने कहा कि दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल है, तो इनका एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जरा समझिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कार्बोकेटायन के भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, और फ्री रेडिकल के भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। पहले इसको लिख लो, फिर क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। लिख लिया, तो चलिए करते हैं क्या, अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है इनके, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल के, फिर कार्बन आयन के, ठीक है ना, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे पहले कार्बोकेटायन की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी में हम लोग तीनों का पढ़ लेंगे फटाफट, सबसे पहले दो का पढ़ते हैं, कार्बोकेटायन का, और एक पढ़ते हैं फ्री रेडिकल का। किसका पढ़ते हैं बेटा, फ्री रेडिकल का। कार्बोकेटायन के फ्री स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ लेंगे, और फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, आसान चीज है, सिंपल चीज है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा, पहला इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, पहले की बात कर लेते हैं, कार्बोकेटायन की बात करते हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे इंडक्टिव से, हाइपर कॉन्जुगेशन से। पर अभी इसको आप रट लो, ठीक है ना, अभी इसको आप देख लो कैसे होता है बस, ठीक है ना, इतना भी देख लो कैसे होता है, क्यों हुआ ऐसा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन में। जो पढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, आपके पास जो आगे वाली वीडियो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही रहेगी, ठीक ना। तो उसमें आप सीखोगे कि क्यों आपके पास ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, वो वाला कार्बोकेटायन कम स्टेबल है, क्या रीजन है, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा, पहले समझ लेते हैं इसको फटाफट, ठीक। समझो, पहला आपके पास, अगर आपके पास कोई 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, अच्छा डिग्री बता दें, 1 से प्लस है, आपको डिग्री बता दें कि डिग्री क्या होता है, क्या समझिएगा। अगर एक कार्बन से, ठीक, मान लो आपने इसको रेफरेंस मान लिया, आप एक रेफरेंस कार्बन ले लीजिए, जैसे मान लो मैं 3 ले रहा हूँ, एक ये ले लिया, एक यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक आप रेफरेंस मान लो, ठीक है ना। रेफरेंस मानने के बाद अगर एक कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन जो होता है कहलाता है 1 डिग्री। अगर रेफरेंस वाले कार्बन से, जो रेफरेंस आपने माना है,
उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं 2 डिग्री। अगर एक रेफरेंस वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं 3 डिग्री। अगर एक रेफरेंस वाले कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको कहते हैं 4 डिग्री या फिर इसको क्वार्टरी कहते हैं, ठीक ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टरी में अंतर डिफरेंस समझ में आया, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक ना। रेफरेंस को एक को मान लो, रेफरेंस जब मानोगे तो उसको क्या कहलाते हैं, इतनी बात हुई, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और बताते हैं आपको, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा इसको आप ले लीजिए, ये 1 डिग्री, इसको प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। इसको प्राइमरी कहेंगे, 1 डिग्री वाले को प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, टर्सरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरी कहते हैं। फोर्थ वाले को क्या कहते हैं, क्वार्टरी कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात, चलो ठीक है, इसको लिखता हूँ, कर लिया, चलो ठीक। अच्छा एक बात और बता दें, इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा केस है, ब्लैक्स लिखते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा केस है कि CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, एथिलिक क्लोराइड है हमारे पास, क्या है, एथिलिक क्लोराइड है। या फिर कहीं पर कोई भी केस आएगा अगर आपके पास, तो यहाँ पे मान लो आपने क्या किया, बॉन्ड ब्रेकिंग किया, हेट्रोलिटिक की कंडीशन लगा दी आपने यहाँ पे आपने हेट्रोलिटिक की कंडीशन लगा दी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, आयनिक बॉन्ड की जैसे ब्रेक हो गया, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, यहाँ पे बन गया CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ब्रेक हुआ है बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पे एरो ऐसे लगा हुआ है तो जो आगे जहाँ पे हेड हो, जहाँ पे आपके पास हेड होता है वह उस वाले पोजीशन पे जिस एटम के ऊपर हेड गया, समझ लीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, इस क्लोरीन के ऊपर हेड गया है ना, हेड की देखो, हेड की पोजीशन कहाँ पे, क्लोरीन के ऊपर है, और टेल की पोजीशन कहाँ पे, कार्बन के ऊपर है। तो जहां पर हेड की पोजीशन आएगी उस एटम के ऊपर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया। और जहां जो टेल होता है, टेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दिया गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिख दिया गया। इतनी बात क्लियर है, आपके पास क्लोरीन है, अच्छे से नहीं बना है पर समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। अब जब हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव। यदि आपका एक प्रकार का कार्बोकैटायन होता है, क्या होता है आपके पास, ये कार्बोकैटायन तो है, ये आपके पास कार्बोकैटायन है। अब इसको आप रेफरेंस मान लो, इस कार्बन को आप क्या मानो, रेफरेंस मानो। जब इस कार्बन को आप रेफरेंस मानोगे तो इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री का क्या है, कार्बोकैटायन है। इतनी बात समझ आएगी नहीं। तो कार्बोकैटायन क्या होता है जरा बताओ, sp2 होता है, क्या होता है, sp2 होता है। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो मैंने आपसे कहा कि ये वाला कार्बन बताओ कितने डिग्री, ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन जिसको आपने रेफरेंस माना है, तो ये आपके पास sp2 कार्बन है, क्या है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, क्योंकि कार्बोकैटायन है तो sp2 कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। और इसके जस्ट बगल वाला ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे सारी वैलेंसी कंप्लीट है इसकी, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये आपके पास sp3 होते हैं, डबल बॉन्ड आ गया तो ये आपके पास sp2 होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये आपके पास sp संकरण होते हैं, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए इस टाइप का तो भी आपके पास sp2 ही होता है, इसको एलीन कहते हैं। एक अलग साहित्य स्थिति होता है, इसको आप हाई क्लास में पढ़ोगे, इसको कहते हैं एलीन, इसको एल्केन, इसको एल्कीन, इसको एल्काइन, इसको एलीन कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या है, sp3 होगा, ये क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पे एक नया केस जनरेट हुआ है, केस क्या जनरेट हुआ है कि sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, sp2 से क्या जुड़ा हुआ है, sp3 जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई केस, कहीं पर भी कोई केस आया, जैसे समझे यहाँ पे, जैसे ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये वाला जो कार्बन है जरा समझिएगा, ये वाला कार्बन जो है वो आपके पास sp2 है, क्योंकि कार्बोकैटायन है। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आपका क्या है, sp3 है, क्या है, sp3 है। तो ऐसा कोई केस आएगा कहीं पे लाइफ में तुम्हारे बेटा कि अगर आपके पास sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हो, sp2 से या sp3 जुड़ा हो, कहीं पर भी अगर sp2 से sp3 कोई ग्रुप जुड़ा हो, या फिर कोई ग्रुप भी हो सकता है, नोट मैटर कि वो ग्रुप sp3 है कि sp2 है, तो जनरली आपके पास sp3 sp2 ही होते हैं ग्रुप। तो कोई फंक्शनल ग्रुप sp2 है और वहां उससे कोई डायरेक्ट जुड़ा हो कार्बन, तो उस कार्बन को जरा समझिएगा,
इस कार्बन को, जो कार्बन sp2 वाले से जुड़ा हुआ था, मतलब sp3 वाला जो कार्बन होगा, sp2 पे जो sp3 वाला कार्बन होगा, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इतनी बात क्लियर है? ये सब कब बनते हैं? जब कभी भी आपके पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वहां पे बनते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर है? या फिर आप अब देखो, होमोलिटिक में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है होमोलिटिक में? क्योंकि जो फ्री रेडिकल होता है 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल होगा, मान लो यही केस में, मान लो यहाँ पे आपके पास प्लस के स्थान पे यहाँ पे फ्री रेडिकल कर दो, रेडिकल बना दो, तो ये भी तो आपका sp2 हो जाएगा। तो sp2 से भी sp3 कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी sp2 से sp3 कंडीशन अप्लाई होगी, तो वहां पर भी आपके पास अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना? एक बात और बता दें, जहां कहीं पर भी अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होगा, sp2 से sp3 वाला कार्बन आएगा, वहां पर हमेशा और हमेशा दो चीज काम करेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज काम करेंगी। अगर कहीं पे ये केस आ गया, इसको इरेज करते हैं, कर दे इसको इरेज। चलो ठीक, लिखते चलो, नोट बुक में एक एक बात लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा ऐसा। ठीक है ना? ये समझो यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ये कह दिया, अगर कहीं पे sp3 वाले कार्बन से sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कितना आ गया? ठीक है ना? क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन आपका sp2 है और ये वाला कार्बन आपका क्या है? sp3 है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई आ जाए sp2 से sp3 जुड़ा होगा, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फिनोमेना काम करने लगती हैं। जरा समझिएगा, इस केस में, ये जो केस होगा, इस केस में सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों सर जी रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है? तो रीअरेंजमेंट की कंडीशन ये होती है, जरा समझिएगा, रीअरेंजमेंट की कंडीशन होगी कि जब कहीं पर भी प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा वहां पे हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ, हाँ, तो करते क्या है, जहां पे ये केस हो जाएगा वहां पे आपके पास क्या होगा बेटा? जहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा वहां पे आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। इतनी बात समझा कि नहीं है? बहुत ही सिंपल आसान चीज है, बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा कि आज आपने देख लिया है कि कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कार्बन आयन कैसे बनता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, क्या कंडीशन होती है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की। इतनी बात हो गई ना? अब आपको तो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन बाय दीपक सर।